सभी दर्शकों का शास्त्रीय विद्या चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज फिर महोदय आई हुई हैं कुछ प्रश्न लेकर के। बोलिए महोदय जी, आज क्या प्रश्न लेकर के? प्रणाम गुरुजी। आयुष्मती हो, कल्याण हो आपका। धन्यवाद आपका। गुरुजी, हमने कृतिका नक्षत्र के बारे में ऑलरेडी 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और काफ़ी विस्तृत जानकारी आपसे मुझे मिली है। बहुत कुछ मुझे खुद के बारे में जानने के लिए मिला है। आज मैं फाइनल कृतिका नक्षत्र के कुछ फाइनल क्वेश्चंस हैं आपसे, वो मैं लेके आई हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये है कि आप कृतिका नक्षत्र वालों का व्यवसाय क्या होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। बहुत सही प्रश्न है। हर नक्षत्र वालों का अपना अलग अलग व्यवसाय होता है जी। अगर वो व्यवसाय करें तो उसमें ज़्यादा पारंगत होंगे जी। यहाँ पर हम कृतिका नक्षत्र के बारे में आपने पूछा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोई भी व्यवसाय किसी भी नक्षत्र के लिए उसके देवता, उसकी आकृति, उसके चिन्ह, उसके गुण के द्वारा निर्धारित होते हैं। जी। गूगल पर या बहुत सारे ऐप पर इकट्ठा लिख दिया रहता है, कुछ मालूम नहीं पड़ता है क्या लिखा है। जो गूगल वगैरह पे पढ़ते हैं या कुंडली के ऐप पर पढ़ते हैं, लगता है जैसे सब कुंडलियों में सेम लिखा है। तो उसमें कुछ फर्क ऐसा मालूम पड़ता है जैसे सब या तो अच्छा लिखा है या तो सब खराब लिखा है, पता नहीं क्या लिखा जी। लेकिन शास्त्र जो कोई चीज़ बताता है वो उनके देवता, गुण और द्रव्यों के आधार पर बताता है। जी। तो यहाँ हम आजीविका पहले सूर्य के आधार पर ले रहे हैं। सूर्य कृतिका नक्षत्र का स्वामी ग्रह है। जी। उसको 3 नक्षत्र मिले हुए। तो सूर्य का प्रभाव उसके व्यवसाय पर पड़ेगा। अब सूर्य का व्यवसाय होता क्या है? सूर्य किस व्यवसाय को प्रेरित करता है? सरकारी अधिकारी बनने का। कोई आईएएस बने, पीसीएस बने, जज बने, तो ये नक्षत्र वाला वो काम कर सकता है। ठीक है। सूर्य एक राजा होता है। राजा का काम घुड़सवारी करना, तीरंदाजी करना, आखेट खेलना, खेल कूद करना, इसमें भी अगर वो काम करे तो कृतिका नक्षत्र वाला अच्छा होता है। अच्छा। ये सूर्य से रिलेटेड हो गया। सुरक्षा से संबंधित काम, राजा का काम सुरक्षा का भी होता है। जी। वो मिलिट्री में जाए, पुलिस विभाग में जाए, सुरक्षा संबंधी कोई भी चीज में रहे। इस पर कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में मंगल का भी प्रभाव रहता है। जी। क्योंकि वो मेष राशि में आता है। जी। तो मंगल सेनापति होता है। तो कृतिका नक्षत्र वाला अगर सैन्य सुविधाओं में जा रहा है, वो मिलिट्री में जा रहा है, पुलिस में जा रहा है, सुरक्षा की किसी भी चीज़ों में जा रहा है, तो उसके लिए वो बेनिफिशियल है। ठीक है। उसे वो काम करना चाहिए। इस सूर्य के आधार पर हो गया। ठीक है। अब दूसरा हम करेंगे अग्नि के आधार पर। कृतिका नक्षत्र का देवता अग्नि है और कुमार कार्तिकेय भी है। जी। अग्नि से संबंधित कोई वो व्यवसाय करे, सौर परियोजनाओं में काम करे, हवन संबंधी काम करे पूजा पाठ में, या जहां सोना गलाया जाता है, तांबा गलाया जाता है, कांच गलाया जाता है और आभूषण बनते हैं, उसमें भी वो काम करे। ईंट के भट्ठे में काम करे। अच्छा। अग्निशामक
आग बुझाने वाली मशीनरियों में काम करे। अच्छा। क्योंकि उसके देवता ही अग्नि है जी। तो उस प्रकार का व्यवसाय उसको करना चाहिए। ठीक है। रसोई में काम करे। रसोई में भी गैस जलती है, जी जी। चूल्हे जलते हैं, तो खान पाक रसोई का भी काम करे, अच्छे ढंग से वो कर सकता है। तो ये आपका अग्नि से संबंधित हो गया। और क्या काम करे वो? कृतिकाओं से रिलेटेड काम करे। अब कृतिकाओं ने क्या किया था? कुमार कार्तिकेय का लालन पालन किया था। अच्छा। तो वो कोई पालना घर चलाए, केयर टेकर जैसे, केयर टेकर करे, बच्चों की देखभाल करे, बच्चों से संबंधित वो दवाइयों का निर्माण करे, या वृद्धाश्रम खोले, अनाथाश्रम खोले, तो उसमें उसके लिए वो व्यवसाय ज्यादा अच्छा पड़ेगा। ठीक है। और हम आगे कहेंगे कि उसकी आकृति जो होती है कृतिका नक्षत्र की, तेज धारदार वाली होती है। मैं आपको बताया था 7 नक्षत्रों से तेज धार कुल्हाड़ी जैसा उसकी आकृति है जी। तो धार चीजों का वो काम करे, धार वाले चीजों का काम, जैसे बढ़ई क्या काम करे, लोहारी क्या काम करे, या तलवार का काम करे, भाला बनाने का काम करे, गन बनाने का काम करे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाए, तो वो उसके लिए वो व्यवसाय अच्छा रहेगा, उसको करना चाहिए। ये तेज धारों का हिसाब से। इसके देवता अगर वो कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में है वो, तो धनु राशि में आता है। ठीक है। धनु, मकर, कुंभ, मीन, एक एक चरण की वो। धनु के देवता और मीन के देवता बृहस्पति होते हैं। तो बृहस्पति का भी कृतिका में प्रभाव है, भाजीविका पर भी। वो बहुत बड़ा भागवत कथाकार हो सकता है, पंडित का काम करे, रामायण पर व्याख्या दे, प्रवचन दे, गुरु जी बन जाए, और प्रोफेसर बने, जज बने, वकील बने। ये सब सूर्य और बृहस्पति के काम है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों की स्थापना करे, वो भी उसका व्यवसाय है। इस प्रकार का व्यवसाय उसको करना चाहिए। और ये कृतिका नक्षत्र अधोमुख नक्षत्र है। अच्छा। अधोमुख नक्षत्र होने के कारण जहां नीचे का काम किया जाता है, खदानों का काम करे। अच्छा। ईंट भट्ठे का भी नीचे का ही सब पकाया जाता है, वो भी काम करे। जहां पर ऑयल, क्रूड ऑयल वगैरह, पेट्रोल, डीजल ये सब निकलते हैं जी, वो भी मिट्टी से ही उत्खनन डिपार्टमेंट में काम करे, तो भी उसके लिए वो बेनिफिशियल है। और क्या, और उसके लिए कौन सा व्यवसाय कहां से आएगा? शुक्र अभी पड़े हुए हैं जी जी जी। ये वृषभ राशि में पड़ता है जी। एक चरण इसका मेष राशि में है, जो कि मैंने आपको मंगल बता दिया जी। और दूसरा भी शुक्र पड़ा हुआ है जी। शुक्र से संबंधित कोई वर्क करे। अब शुक्र से संबंधित क्या वर्क रहता है? सजने संवरने वाला काम, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, इन सब चीजों का उत्पादन करे या उसमें नौकरी करे। अच्छा। शुक्र रंगीला होता है, ऐसा हमारे ज्योतिष में बताया गया है। तो उसके अनुसार उसको रत्नों से संबंधित काम करना चाहिए। सोना, चांदी, रत्न, इन सब चीजों का वर्क करना चाहिए। शुक्र बढ़िया बढ़िया कपड़ा भी पहनता है, क्योंकि रंगीला बढ़िया बढ़िया कपड़ा भी चाहिए।
जी। तो जो इस नक्षत्र वाला है उसको कपड़े का भी व्यवसाय करना चाहिए। रत्न का करे, कपड़े का करे, तो उसमें वो ज्यादा सफल होगा। जी। शुक्र वासना प्रधान है और सेंट ओंट भी मारता है। तो सेंट से संबंधित, सुगंधित तेल से संबंधित अगर कृतिका नक्षत्र वाला व्यवसाय करे तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। शनि भी इसमें है जी। क्योंकि कृतिका का दूसरा चरण और तीसरा चरण वो उसका नवांश जो है उसके देवता शनि आते हैं। तो शनि का भी व्यवसाय कर सकता है। शनि न्याय करने वाले हैं, जैसे मैं बोला न्यायाधीश बने, वकील बने, परिश्रम वाला भी काम करे। इस प्रकार से शायद आप समझ गई होंगी कि इसके बहुत सारे व्यवसाय हैं और वो देवताओं से ही रिलेटेड हैं और हमारी आकृतियों से वो रिलेटेड हैं। वही व्यवसाय उसको करना चाहिए, उस व्यवसाय करने में उसका मन लगेगा और वो अच्छे ढंग से कर लेगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका अगला प्रश्न क्या है, आप वो बताइए। ये व्यवसाय ये सब जानने के बाद ऐसा ज्ञात होता है कि सबको नक्षत्र के बारे में बहुत एकदम विस्तृत जानकारी पता होनी चाहिए, जिससे ये भी समझ आता है कि हमारा ये नक्षत्र है तो हमारा नेचुरली ये इंटरेस्ट ये तरफ क्यों जा रहा है। और इसीलिए मैं आई हूँ पंडित जी के साथ आप सब लोगों को कि नक्षत्र के बारे में विस्तृत जानकारी जैसे आप सबको मिले। तो मेरा अगला प्रश्न पंडित जी ये है कि मैं ऐसे ही रीड कर रही थी कृतिका नक्षत्र के बारे में, तो वहां पे एक विष कन्या वर्ड भी मुझे दिखा। तो मुझे आप ये बताइए कि कृतिका नक्षत्र में कहीं पे भी विष कन्या का कोई संबंध है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आप ढूंढ ढूंढ के लाती हैं, बहुत बारीक प्रश्न है। कृतिका नक्षत्र विष कन्या से रिलेटेड है। अच्छा। कृतिका नक्षत्र में पैदा होने वाला जहर की कन्या हो जाता है। अब वो जहर की कन्या ऐसे ही नहीं सब हो जाते, उसके लिए कुछ और शर्तें हैं। ठीक है। पहली बात तो कृतिका नक्षत्र में हो, दूसरा रविवार का दिन हो, अच्छा, और तीसरा द्वितीय तिथि हो। अच्छा। कृतिका नक्षत्र हो, रविवार का दिन हो, द्वितीय तिथि हो, अगर उसमें कोई कन्या पैदा होती है तो वो विष कन्या होती है। वाह। एक दूसरा और विष कन्या का है, इसी कृतिका से रिलेटेड है। ठीक है। कृतिका नक्षत्र हो, शनिवार का दिन हो, सप्तमी या द्वादशी तिथि हो। अच्छा। एक तो पहले मैंने बताया द्वितीय और रविवार, इसमें क्या मैंने बताया, शनिवार हो, सप्तमी या द्वादशी तिथि हो, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की कोई भी, उसमें कोई पैदा होता है, लड़की लड़का नहीं, तो विष कन्या होती है। अब इसका प्रभाव रहता है, इसकी शांति कराई जाती है। अच्छा। इसका शादी विवाह करते समय इसको देखा जाता कहीं विष कन्या तो नहीं है। हाँ, अगर कोई मांगलिक मतलब ज्यादा पावरफुल वाला मांगलिक है, अगर उससे विष कन्या लड़की की शादी हो जाती है तो शुभ हो जाता है। जैसे आदमी कहता है कि मांगलिक है तो मांगलिक ही लड़की खोजो, अगर मांगलिक नहीं भी मिल रही, अगर विष कन्या मिल गई तो जान लीजिए उसके लिए वो शुभ है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। यही दो पॉइंट है कि कृतिका नक्षत्र में पैदा होने वाले, अभी और बहुत सारे नक्षत्र हैं जी, लेकिन यहाँ चूंकि कृतिका की बात है, विष कन्या केवल इसी में नहीं होती, और सारे नक्षत्र हैं जी, लेकिन यहाँ चूंकि कृतिका की बात है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। आप सब में अगर कोई विष कन्या है तो प्लीज कमेंट करिए नीचे, जैसे हम आपसे कनेक्ट कर सके। चलिए आगे का आपका क्या? ठीक है, हमने ये सब तो जान लिया। मेरा अगला प्रश्न है आपसे गुरुजी कि राशि के आधार पर आप इनका वर्ण बता दीजिए। बहुत सही प्रश्न है। मैंने कृतिका नक्षत्र का वर्ण ब्राह्मण बताया था, लेकिन राशि के आधार पर इसका वैश्य वर्ण है और क्षत्रिय वर्ण भी है। ठीक है।
जो कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है वो मेष राशि में गया, उसका वर्ण क्षत्रिय है। और जो दूसरे तीसरे चौथे चरण में पैदा हुआ है जातक या जातिका, उसकी राशि वैश्य है। तो चरण के अनुसार उनमें वो गुण होंगे। जो प्रथम चरण में पैदा होगा उसमें क्षत्रियत्व का गुण रहता है, और जो द्वितीय तृतीय चतुर्थ चरण में पैदा होता है उसमें वैश्य का भी गुण रहता है, लेकिन ब्राह्मणत्व का भी गुण है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र खुद ब्राह्मण। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपका क्या है? अगला मेरा प्रश्न है, गुरुजी मैं दो प्रश्न आपसे एक साथ ही पूछ रही हूँ। कृतिका नक्षत्र वालों का स्थान और नाड़ी, ये दोनों चीजों पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए। बहुत सही प्रश्न है। कृतिका नक्षत्र वालों का स्थान माने वो कहाँ रहें जी, किस जगह उनका निवास स्थान रहे तो अच्छा है। कृतिका नक्षत्र वाले शुष्क जगह, शुष्क माने सूखे, अच्छा, और गर्म प्रदेशों में रहें, क्योंकि ये कफ प्रधान होते हैं जी, जल प्रधान होते हैं, क्योंकि इसमें चंद्रमा उच्च का होता है वृषभ राशि में, और शुक्र इसका स्वामी ग्रह होता है। तो शुक्र और वो राशि स्वामी होता है शुक्र उसका, तो शुक्र और चंद्रमा के प्रभाव के कारण वो जली, उसमें जल ज्यादा हो जाता है। तो जल के पास रहेगा तो और जल हो जाएगा। जैसे मैं बताया था कि इस नक्षत्र वाले को साइनस ज्यादा पकड़ता है, सर्दी जुकाम ज्यादा पकड़ता है, इसलिए वो शुष्क जगह पे रहे, जहाँ पर मरुस्थल का प्रदेश है, या खेत बाड़ी है, या जहाँ भट्ठे लगते हैं, या जहाँ पर सेना का आयुध बनता है, ये मतलब ठंडे प्रदेशों में न रहे, गर्म उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में रहे। तो गर्म जगहों पे रहे तो इसके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो शायद आपको स्थान समझ में आ गया होगा। अगला आपका क्या प्रश्न? अगला मेरा प्रश्न था गुरुजी आपसे कि इनकी नाड़ी के बारे में भी आप थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, हर नक्षत्र की अलग अलग नाड़ी है जी। इस नाड़ी का उपयोग जब हम मिलापक बताएंगे, विवाह में जब 36 गुण मिलाए जाते हैं जी, तो उसमें मैं बहुत विस्तृत बताऊंगा। इस पर एक वीडियो सेपरेट बनेगा डेफिनेटली, क्योंकि इसमें नाड़ी दोष भी होता है जी। तो इसकी अंत्य नाड़ी है। अब अंत्य नाड़ी से मतलब क्या है? अंत्य माने कफ की नाड़ी। अच्छा। इसके अंदर कफ श्लेष्मा ज्यादा होती है। ठंडी चीजें इसको नहीं खानी चाहिए। ठंडी चीजें खाएगा तो कफ इसका बढ़ जाएगा, खांसी सर्दी फेफड़े की बीमारी आ जाएगी। इसलिए कृतिका नक्षत्र वालों की अंत्य नाड़ी होने के कारण कफज से उसे दूर रहना चाहिए। ठीक है। और अंत्य नाड़ी वाली को अंत्य नाड़ी से विवाह भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाड़ी दोष हो जाता है। शायद आपको नाड़ी समझ में आ गई होगी। अगला आपका क्या प्रश्न? अगला प्रश्न मेरा गुरुजी आपसे, आपका अभी जो रिसेंटली आपने ताराओं के बारे में वीडियो एक डाला था, तो स्पेसिफिकली कृतिका नक्षत्र के शुभ और अशुभ तारा पे थोड़ा आप प्रकाश डालिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका मैंने अभी एक हफ्ते पहले नवतारा चक्र जी डेफिनेटली वो सब जाके आप देखिए, विस्तृत समझाया है। क्योंकि अब नक्षत्र की बातें हैं तो इसमें भी शुभ अशुभ तो रहता ही है जी। तो कृतिका नक्षत्र वालों की कौन सी तारा अशुभ है, कौन सी तारा शुभ है, यानी कौन से नक्षत्र अशुभ हैं, कौन से नक्षत्र शुभ है जी। तो पहली बात तो आप जान लीजिए कि जिस नक्षत्र में कोई पैदा होता है वो भी नक्षत्र अशुभ होता है। अच्छा। उस नक्षत्र में काम नहीं करना चाहिए। अच्छा। पहली बात तो ये जान लीजिए, मतलब खुद के नक्षत्र में जैसे कोई कृतिका नक्षत्र पैदा हुआ तो कृतिका नक्षत्र में शुभ कार्य न करे। अच्छा, ये सारे नक्षत्रों पर जिस नक्षत्र में पैदा हुआ उस नक्षत्र में काम। ठीक है। तो हम अशुभ बता दे रहे हैं, इसके बाद जो बचेगा सब शुभ हो जाएगा। तो जैसे मैंने नवतारा चक्र में बताया था कि जन्म नक्षत्र से तीसरा, पांचवा, सातवां, यही तारे या नक्षत्र अशुभ हैं।
जैसे कृतिका में जन्म हुआ, ये तीसरा नक्षत्र है जी। तो तीसरे का और 3 जोड़ दीजिए, तीसरा वो पहला हो गया जान लीजिए, तो उसका वो जोड़ दिए जान लीजिए, तो एक वो अशुभ हो उसका तीसरा हो गया, जहां से पैदा हुआ वहां तीसरा गिनिए, फिर 5वां ले लीजिए, फिर 9वां तारा ले लीजिए, फिर 3 के बाद 9 और जोड़िए, 9 तारा चक्र में 9 9 जोड़ जाए, 9 9 3 12 हो गया, 12 में फिर 9 जोड़िए, अच्छा 12 और 9 21, यानी तीसरा, 5वां, 7वां, 12वां, 21वां, ये सब तारे जो हैं यानी 3 5 7 में 9 9 जोड़ 27 तक जोड़िए जहां तक मिले जी। तो वो सब तारे आपके लिए अशुभ रहेंगे। उसमें 3 5 7 12 21 14 23 16 25 ये सब तारे जो हैं जन्म नक्षत्र के बाद ये सब तारे उसके लिए अशुभ हैं। इन तारों में उसे काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जितने नक्षत्र बचते हैं सब उसके लिए शुभ है, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। और विस्तृत समझने के लिए नवतारा चक्र आप देखें, जो मैं वीडियो बनाया हूं तो विस्तृत उसमें समझ में आ जाए, ठीक है। अगला आप बताइए क्या आपके पास? मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपका कृतिका नक्षत्र पे। कृतिका नक्षत्र वाले जातकों के लिए क्या समस्याएं हो सकती हैं और उनके उपचार भी आप बता दीजिए। बहुत सही प्रश्न है ये, क्योंकि सारी बातें बताने के बाद समस्या का उपचार ही न मिले तो सब गड़बड़ हो जाता है। जब भी देवता, जो नक्षत्रों के देवता हैं, राशि के देवता हैं या ग्रह उनके हैं, जब वो कहीं नीच राशि में बैठ जाते हैं या उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है या वो दुख भाव में बैठते हैं, 6 8 12 में बैठते हैं, तो अनेक प्रकार की कृतिका नक्षत्र वालों को समस्या पैदा होती है, ठीक है। उनका जो कृतिका नक्षत्र का गुण द्रव्य है वो नहीं पा पाते, उसमें कमी होने लगती है। तो जब कमी होने लगती है, जैसे उनको वो पढ़ाई करना है, पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, वो क्या कहता है उनका वो बृहस्पति का काम करना है, उसमें वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें IAS की तैयारी करना है, उनका ध्यान ही नहीं लग रहा है। या अग्नि संबंधित कोई किचन में खाना बना रहे हैं, बनाने में मन ही नहीं लग रहा है। अनेक प्रकार की तकलीफें आ रही, या उनके जो अंग हैं उनके अंगों में तकलीफ हो रही, तब हम करें क्या? तो उसके उपचार में है, पहले तो हम उसके देवता अग्नि है कृतिका नक्षत्र के, हम अग्नि की पूजा करें। अग्निदेवाय नमः, उसकी मंत्र है, छोटी सी है, या आग्नेय नमः, अग्निदेवाय नमः, आग्नेय नमः, ऐसा करके उनके हम मंत्रों का जाप करें, ठीक है। या सूर्य से ये रिलेटेड नक्षत्र है, सूर्य के ये 3 नक्षत्र हैं जिसमें कृतिका नक्षत्र भी है जी। हम सूर्य देवता का व्रत रहें रविवार के दिन, ठीक है। और कम से कम 12 व्रत रहें, 12 रविवार कम से कम करें, और उनकी मंत्रों का जाप करें। सूर्याय नमः, या वैदिक मंत्र याद हो या तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, वैदिक मंत्र मिलती हैं जी। उन मंत्रों का आप जप करें तो आपका कल्याण हो सकता है। तीसरा, चूंकि ये सूर्य से रिलेटेड है, तो आप माणिक्य, सूर्य का रत्न होता है माणिक्य, माणिक्य आप धारण करें। अच्छा। रविवार के दिन ही धारण किया जाता है, मंत्र से शुद्ध करके, मंत्रों का उच्चारण करके 108 बार उनको शुद्ध कर दिया जाता है, ठीक है। और वो दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में वो धारण किया जाता है, उससे भी उसके कष्टों का निवारण हो सकता है। और कृतिका नक्षत्र का पौधा या वृक्ष होता है गूलर। अच्छा। गूलर की भी
आराधना करें, पूजा उनकी करनी चाहिए, जल उनमें देना चाहिए, जिससे उनके नकारात्मकता दोष उनके समाप्त हो सकता है। और कुमार कार्तिकेय की पूजा की जा सकती है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र से जुड़ा हुआ है जी। नहीं तो आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी के द्वारा भी आपको इसमें सहायता मिल सकती है। आप गायत्री मंत्र का, आपको मैं बहुत सारे उपाय बता रहा हूँ, जो भी आप उपाय करिए, गायत्री मंत्र का आप जप कर सकते हैं। और सूर्य का स्तवन स्रोत आता है, आप उसको भी पढ़ें, क्योंकि ये सूर्य भगवान से रिलेटेड है जी। तो आपका काम इसमें हो सकता है। क्योंकि 7 कृतिकाओं ने उनका लालन पालन किया था, तो आप सप्त घृत मातृकाएं होती हैं। अच्छा। श्री लक्ष्मी धृति मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती और मांगल्य से प्रपूज्यन्ते सप्तधा घृत मातरा, ये 7 माताएं, आप इनका भी स्मरण करके आप दुख से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है। और आप केसरिया रंग का कपड़ा पहने, लाल रंग का कपड़ा पहने, पीला रंग का पहने, रंग बिरंगा कपड़ा पहने, क्योंकि शुक्र से रिलेटेड है और लाल सूर्य से भी रिलेटेड है और मंगल का भी असर इसमें रहता है, वो भी रिलेटेड है जी। तो इस तरीके का उपयोग करके भी आप इसमें से छुटकारा पा सकती हैं। सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके उसमें रक्त चंदन, लाल पुष्प, अक्षत, लाल रंग का अक्षत और जल लेकर के भगवान को अर्घ्य दीजिए और भगवान को प्रणाम करिए, शायद आपका इससे छुटकारा मिल जाए। और इन जपों की भी संख्या कम से कम 10,000 होती है, ये नहीं कि एक माला पढ़ दिया और ठीक हो गया। आपको संकल्प लेकर के जप करना पड़ेगा, नहीं कि एक दिन में हो जाता है। इसके बाद उसकी शांति की जाती है, उसका बरोबर एक मेथड है, ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया कितना काम करना चाहिए। ठीक है, आगे और आपके क्या प्रश्न जी? मेरे ये फाइनल क्वेश्चंस थे कृतिका नक्षत्र के बारे में। हमें बहुत विस्तृत जानकारी मिली है आपसे, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गुरुजी। धन्यवाद, आप ऐसे आती रहें जी। और आपके प्रश्नों का मैं हल जो शास्त्र पद्धति है उसके द्वारा मैं बताऊंगा, जिससे आपका भी ज्ञान की पिपासा जो है समाप्त हो और हमारे दर्शक भी कुछ सीख सकें कि क्या होता है, हमारे वेदों में क्या वर्णन है इसके बारे में, क्योंकि लोगों के पास ज्ञान आधे अधूरे हैं जी। तो आप लोग समझें और उसको तो जानने की और कोशिश करें, जिससे आपको अच्छा ज्ञान मिल सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।